नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की जनगणना पर आधारित कुछ सवाल जवाब, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं 1861 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1881 ईस्वी या 1882 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1872 ईस्वी। 1872। जी, वैसे ये जानना जरूरी है कि ये जनगणना पूरे ब्रिटिश भारत में एक साथ नहीं की गई थी, इसलिए इसे गैर समकालिक जनगणना भी कहते हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग समय पर हुई थी। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य बस प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए एक डेटा इकट्ठा करना था। तो फिर जो व्यवस्थित जनगणना है वो कब शुरू हुई? भारत में पहली व्यवस्थित और हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। उसे समकालिक जनगणना कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल इसी से जुड़ा है। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? विकल्प हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। जी, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के वाइसराय थे और उन्हीं के कार्यकाल में भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना भी हुई थी। अच्छा। एक और बात, 1872 में ही अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में उनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? और आपके विकल्प हैं 1872 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1891 ईस्वी या 1901 ईस्वी। जैसा हमने अभी बात की, इसका सही जवाब है 1881 ईस्वी। 1881 से? जी, 1881 की जनगणना भारत की पहली संपूर्ण और समकालिक जनगणना थी। यह जनगणना वाइसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और तब से ये हर 10 साल में हो रही है। हाँ, तब से लेकर आज तक हर 10 साल पर बिना किसी रुकावट के जनगणना होती आ रही है, बस 2021 की जनगणना को छोड़कर, जो महामारी के कारण टल गई। सही। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? विकल्प हैं रीटा, कैटरीना, सुनामी या आस्था। उनका नाम आस्था रखा गया था। आस्था। जी, आस्था का जन्म 11 मई 2000 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुआ था। यह भारत की जनसंख्या के 1 अरब के आंकड़े को छूने का एक प्रतीकात्मक क्षण था। इसने जनसंख्या नियंत्रण पर जरूर ध्यान खींचा होगा। बिल्कुल, इस घटना ने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद की। अगला सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सही उत्तर द्वितीय है। दूसरा स्थान। जी, उस समय चीन पहले स्थान पर था। हालांकि ये जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्टों के अनुसार 2023 में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। तो अब हम पहले स्थान पर हैं? जी, और एक बात और, भारत के पास दुनिया के लगभग 17.5% आबादी है, जबकि भूमि केवल 2.4% है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ठीक ठीक कितनी थी? 102.25 करोड़, 102.87 करोड़, 105.65 करोड़ या 121.05 करोड़? सही आंकड़ा है 121.05 करोड़। 121 करोड़ से ज्यादा? जी, ये 2001 की जनगणना की तुलना में 18 करोड़ से अधिक की वृद्धि थी। इस जनसंख्या में 62.31 करोड़ पुरुष और 58.74 करोड़ महिलाएं थीं। ये जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी, पहले मकान सूचीकरण और फिर जनसंख्या गणना। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी थी? 14.5%, 17.5%, 19.5% या 21.5%? सही उत्तर है 17.5%। 17.5%। जी, इसका मतलब यह है कि उस समय दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय था। यह आंकड़ा भारत के संसाधनों जैसे पानी, जमीन और नौकरियों पर जो भारी दबाव है उसको भी दर्शाता है। चीन से तुलना करें तो? तुलना के लिए चीन की भागीदारी उस समय लगभग 19.4% थी। अच्छा, एक और सवाल जो इस विशालता को दिखाता है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? आपके विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या ब्राजील। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर। जी हाँ, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच रही है, जो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। ये तुलना जनसंख्या वृद्धि की, आप कह सकते हैं, विशालता को समझने में मदद करती है। इससे तो सतत विकास के लक्ष्यों को पाना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, इस तीव्र वृद्धि के कारण सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना एक चुनौती बन जाता है। कि जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1941 ईस्वी या 1951 ईस्वी? सही उत्तर है 1921 ईस्वी।
1921 इसे द ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं ना। जी बिल्कुल, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। 1921 से पहले भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी और अस्थिर थी। 1911-1921 के दशक में अकाल और स्पेनिश फ्लू जैसी महामारियों के कारण जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी, -0.31%। इसके बाद जनसंख्या लगातार बढ़ी है। अच्छा, तो 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? यह 15वीं जनगणना थी। 15वीं? जी, यह गणना 1872 से शुरू हुई जनगणना की श्रृंखला में 15वीं थी और यह दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यासों में से एक थी। इसमें लगभग 27 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। 27 लाख बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, अगर आजादी के बाद से देखें तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? ये 7वीं जनगणना थी। जी, आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसके बाद 1961, 71, 81, 91 और 2001 में जनगणनाएं हुई। हर जनगणना एक तरह से देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्नैपशॉट हमें देती है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 15 वर्ष, प्रतिवर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? सही उत्तर है 10 वर्ष। 10 साल। जी, इस प्रक्रिया को दशकीय जनगणना या डिसेनियल सेंसस कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है और यह गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है। आप कुछ राज्यों पर ध्यान देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरल? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी, 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। 5वां? जी, और इसी अधिक जनसंख्या के कारण उत्तर प्रदेश का भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। तो ये सबसे बड़ा राज्य हुआ। अब सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम? जी, 2011 में सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6.1 लाख थी। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य भी है और कम जनसंख्या के बावजूद इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसकी सीमाएं चीन, भूटान और नेपाल से लगती हैं। बिहार की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही स्थान तृतीय है। तीसरा? हाँ, ओके। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का और दूसरा महाराष्ट्र का था। बिहार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते थे। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से भी अधिक थी। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 14.2, 15.5, 16.5 या 18.2? सही प्रतिशत है 16.50। 16.50। जी। इसका मतलब है कि 2011 में भारत में हर 6 में से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता था। ये आंकड़ा केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाले वित्तीय आवंटन और विकास योजनाओं को प्रभावित करता है और ये राज्य के संसाधनों पर भारी दबाव को भी दिखाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार? सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। जी, इन 3 राज्यों की संयुक्त जनसंख्या 40 करोड़ से अधिक थी और यह जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। ये तो चौंकाने वाला है। हाँ, यह भारत के भीतर जनसांख्यिकीय असमानता को भी दर्शाता है। अब इसका उल्टा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व सिक्किम या मिजोरम, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश? सही क्रम है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, फिर मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश। जी, 2011 में सिक्किम की आबादी लगभग 6.1 लाख थी, मिजोरम की 10.9 लाख और अरुणाचल प्रदेश की 13.8 लाख थी। ये तीनों राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और इनकी जनजातीय संस्कृति बहुत समृद्ध है और इन राज्यों का जनसंख्या घनत्व भी राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या लक्षद्वीप? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली। जी,
2011 में दिल्ली की जनसंख्या 1.67 करोड़ से अधिक थी। दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण दिल्ली को प्रदूषण, यातायात और आवास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? दमन व दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। सही उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। हाँ, 2011 में लक्षद्वीप की आबादी मात्र 64,000 के आसपास थी। यह अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। एक बहुत ही दिलचस्प तुलना वाला सवाल है जी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। वो समूह कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, ब्राजील, या जर्मनी, ब्राजील, रूस, नाइजीरिया, या यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, या फिर यूके, यूएसए, जापान, बांग्लादेश। सही समूह है यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान, इन सबसे ज्यादा आबादी अकेले यूपी की थी। जी, ये सवाल उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या को एक परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए है। 2011 में यूपी की जनसंख्या जो लगभग 200 मिलियन थी, वो पाकिस्तान की लगभग 17 मिलियन जनसंख्या से भी अधिक थी। यह तुलना दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश का प्रबंधन करना किसी बड़े देश का प्रबंधन करने जैसा है। बिल्कुल। एक और क्रम वाला सवाल। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आपके विकल्प हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 5 4 या 1 3 2 4 5 या 1 3 2 5 4। इसका सही क्रम है 1 3 2 5 4। 1 3 2 5 4 मतलब? इसका मतलब है 1 उत्तर प्रदेश, फिर 3 महाराष्ट्र, फिर 2 बिहार, उसके बाद 5 पश्चिम बंगाल और फिर 4 आंध्र प्रदेश। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया और तेलंगाना एक नया राज्य बना। हाँ, तो अगली जनगणना में आंकड़े बदल जाएंगे? बिल्कुल। अगली जनगणना में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग अलग आंकड़े होंगे। अब वृद्धि के कारणों पर आते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह या आर्थिक प्रगति? इसका मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। अच्छा, जन्म दर में बढ़ोतरी नहीं? नहीं, देखिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण और स्वच्छता के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। जन्म दर में भी कमी आई है, लेकिन मृत्यु दर की तुलना में धीमी गति से। और जन्म और मृत्यु दर के बीच का यही अंतर जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है, जिसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001-2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 17.7%, 21.54%, 22.80% या 23.50%? सही उत्तर 17.7% है। 17.7%। जी, ये पिछले दशक यानी 1991-2001 की वृद्धि दर जो 21.54% थी, उससे कम थी। ये एक सकारात्मक संकेत है जो दर्शाता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की गति अब धीमी हो रही है। लेकिन फिर भी? हाँ, लेकिन निरपेक्ष संख्या में देखें तो 18.1 करोड़ लोग जुड़े, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या मेघालय? सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय में रही है। मेघालय? जी। मेघालय की दशकीय वृद्धि दर 27.9% थी, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। उच्च प्रजनन दर और आप्रवासन इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश था 26% और तीसरे पर बिहार 25.4%। तो भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%, 2.14%, 2.54% या 2.62%? 2011 की जनगणना के आधार पर औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। 1.64%। जी, ये 2001-2011 दशक की कुल 17.7% दशकीय वृद्धि का वार्षिक औसत है। यह दर पिछली जनगणनाओं की तुलना में घट रही है। विश्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर उस समय लगभग 1.2% थी। तो भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड या मेघालय? सर्वाधिक तेज वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। फिर से मेघालय? जी, जैसा कि पहले बताया, मेघालय की वृद्धि दर 27.9% थी। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मतलब जनसांख्यिकीय संक्रमण के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। पूर्वोत्तर और कुछ उत्तरी राज्यों में वृद्धि दर दक्षिणी राज्यों की तुलना में अधिक है। तो फिर सबसे धीमी वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड व केरल, कर्नाटक व असम, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा या पंजाब व हरियाणा? सही उत्तर है नागालैंड और केरल। नागालैंड और केरल? हाँ, नागालैंड ने तो -0.6% की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की, जो एक असाधारण मामला था। और केरल की वृद्धि दर 4.9% थी, जो सभी प्रमुख राज्यों में सबसे कम थी। केरल में कम क्यों है? केरल की कम वृद्धि दर उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक जागरूकता का परिणाम है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001-2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई? राजस्थान, गुजरात और पंजाब
तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल, या मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार? सही समूह है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। ये वही 3 राज्य हैं जिनका आपने पहले जिक्र किया था। जी, इन तीनों राज्यों की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक थी। यह बीमारू राज्यों की उच्च वृद्धि दर की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें अब पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हो गए हैं। इन राज्यों में विकास और परिवार नियोजन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? गोवा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या केरल? सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड की थी। नागालैंड की, जहां नकारात्मक वृद्धि हुई थी। जी, नागालैंड ने 0.58% की नकारात्मक दशकीय वृद्धि दर्ज की। यह भारत के किसी भी राज्य के लिए जनगणना के इतिहास में पहली बार था। इसके कारणों पर विशेषज्ञ बहस करते हैं, जिसमें पिछली जनगणना के आंकड़ों में संभावित ज्यादा गिनती और वर्तमान में बेहतर गणना शामिल है। ठीक है, तो नवीनतम जनगणना यानी 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है, बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है या स्थिर हो गई है? सही जवाब है घट रही है। घट रही है। जी, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 71 के दशक में अपने चरम पर थी। उसके बाद से दशकीय वृद्धि दर में लगातार गिरावट आ रही है। ये जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। तो वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, जन्म दर गिर रही है तथा मृत्यु दर उठ रही है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, या जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उठ रही है? सही कथन है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। दोनों गिर रही हैं। जी, ये जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण का संकेत है। स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है और शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता के कारण जन्म दर भी घट रही है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही है? 1951 से 61 दशक में, 1961 से 71 दशक में, 1971 से 81 दशक में, या 1981-91 दशक में? सही उत्तर है 1961 से 71 के दशक में। 1961 से 71। जी, इस दशक में दशकीय वृद्धि दर 24.80% के शिखर पर पहुंच गई थी। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण मृत्यु दर में भारी गिरावट थी, जबकि जन्म दर उच्च बनी हुई थी। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर कितनी थी? 1.56%, 1.64%, 1.95% या 2.14%? ये 1.64% थी। 1.64%। जी, ये 2001-2011 दशक के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर को व्यक्त करने का एक और तरीका है। घातीय वृद्धि दर का उपयोग तब किया जाता है जब वृद्धि आधार जनसंख्या पर चक्रवृद्धि होती है। ये 1991-2001 की 1.97% की दर से कम थी। 2001-2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। जी, अरुणाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 26.0% थी। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को पुष्ट करता है। कम जनसंख्या घनत्व के बावजूद उच्च वृद्धि दर भविष्य में संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? जन्म दर में तीव्र वृद्धि, अवैध आप्रवास, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, या इनमें से कोई नहीं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। मृत्यु दर में तीव्र कमी। जी, ह्रास का अर्थ है कमी। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और चिकित्सा में सुधार के कारण मृत्यु दर तेजी से गिरी, लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यह दुनिया भर के विकासशील देशों में देखे जाने वाला एक क्लासिक जनसांख्यिकीय पैटर्न है। ठीक है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या के घनत्व से, लोगों की निरपेक्ष जनसंख्या से, जनसंख्या एवं संसाधन विकास से, या जनसंख्या एवं विस्फोटक वृद्धि से? इसका तात्पर्य है जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। जनसंख्या और संसाधन विकास से मतलब जनसंख्या आधिक्य या अति जनसंख्या का मतलब सिर्फ लोगों की संख्या नहीं है, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता के सापेक्ष लोगों की संख्या है। एक क्षेत्र कम आबादी के साथ भी अति जनसंख्या वाला हो सकता है यदि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। वहीं तकनीकी विकास संसाधनों की वहन क्षमता को बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश में किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई? 1951-61, 1961-71, 1971-81 या 1990? सही उत्तर है 1961-71। 1961-71 जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति भी थी। वृद्धि का शिखर था। इस दशक में उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर भी अपने उच्चतम स्तर पर थी। इसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रभाव से वृद्धि दर में गिरावट शुरू हुई। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? गर्म जलवायु, निर्धनता, चिकित्सा सुविधा या अशिक्षा? इसमें से प्रमुख कारण नहीं है चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा।
लेकिन बेहतर चिकित्सा से तो मृत्यु दर कम होती है। हाँ, लेकिन ये एक जटिल कारक है। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मृत्यु दर को कम करती हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ती है, ये सच है। पर ये परिवार नियोजन और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देकर जन्म दर को कम करने में भी मदद करती है, जो अंततः वृद्धि को नियंत्रित करता है। गरीबी, अशिक्षा और गर्म जलवायु को पारंपरिक रूप से उच्च जन्म दर से जुड़ा जाता है। इसलिए चिकित्सा सुविधा को सीधे तौर पर जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं माना जाता। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या? इसका सही अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर। जी, ये जनसंख्या के वितरण को मापने का एक मानक तरीका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राज्यों में बिहार का घनत्व सबसे अधिक था 1106 और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम सिर्फ 17। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? आपके विकल्प हैं 267, 277, 325 या फिर 382। और इसका सही उत्तर है 382। जी, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। अच्छा। और 2011 में ये 382 थी। अगर इसकी तुलना हम 2001 से करें तो तब ये 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। यानी 10 साल में काफी बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल। और अगर दुनिया के स्तर पर देखें तो बांग्लादेश जैसे कुछ देशों को छोड़कर भारत दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले बड़े देशों में से एक है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। और सही जवाब है बिहार। जी, 2011 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो देश में सबसे ज्यादा था। 1106। हाँ। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल था, जिसका घनत्व 1028 था, और तीसरे पर केरल 860 के साथ। अच्छा, और एक दिलचस्प बात यह भी है ना, कि 2001 में पश्चिम बंगाल टॉपर था। बिल्कुल सही। 2011 में बिहार ने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो अब सबसे कम की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और ऑप्शंस हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। जी, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जानकर तो मतलब हैरानी होती है। कितना है? सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 17? हाँ। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का घनत्व सबसे कम था। चलिए वापस बिहार पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है? विकल्प है 689, 819, 881, 1106। 1106। जी, ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत जो 382 है उससे लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 टाइम्स। हाँ। और अगर हम बिहार के अंदर भी देखें तो सबसे घने जिलों में शिवहर जैसे जिले आते हैं और सबसे कम घने में कैमूर। अच्छा। अब अगला सवाल, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार। जी, बीमारू शब्द बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इन चारों राज्यों में, जैसे हमने अभी देखा, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1096 के साथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जन घनत्व है? विकल्प हैं 904, 881, 819, 829। सही उत्तर है 829। जी, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय औसत से तो काफी ज्यादा है। हाँ। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जनसंख्या के मामले में यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पर घनत्व के मामले में ये चौथे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई? और सही उत्तर है चेन्नई। जी, इन चारों महानगरों में से 2011 के आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। और सबसे ज्यादा घनत्व दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का था। महानगर की परिभाषा होती है मतलब एक बहुत बड़ा और घनी आबादी वाला शहर। अच्छा, अब एक मैच द कॉलम टाइप का सवाल है। सूची आई को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची आई में राज्य है बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और सूची 2 में जनसंख्या घनत्व दिए गए हैं 1028, 1106, 860, 829। तो इसका सही मिलान कुछ इस तरह होगा। जी, बिहार का घनत्व है 1106। ठीक है। केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829 और पश्चिम बंगाल का 1028। इनके घनत्व में जो अंतर है उसके पीछे भौगोलिक कारण भी होंगे, है ना? बिल्कुल, जैसे बिहार और बंगाल के मैदानी इलाके घने बसे हैं, वहीं दूसरे राज्यों की भौगोलिक स्थिति अलग है। अगला सवाल, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प थोड़े लंबे हैं। पहला, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। दूसरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल एवं तमिलनाडु। तीसरा, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। और चौथा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। और सही क्रम है
बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। जी, ये टॉप 4 राज्य हैं। जी। बिहार सबसे ऊपर, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों में? केंद्र शासित प्रदेशों में तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 11,320। 11,320। जी, चलिए अब विषय बदलते हैं और लिंगानुपात पर आते हैं। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? विकल्प हैं देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, देश में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, या देश में प्रति 100 बच्चों पर लोगों की संख्या। सही उत्तर है देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। सही बात है। ये समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। इसी में एक और अवधारणा होती है बाल लिंगानुपात की, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 927, 933, 936 या 943। सही उत्तर है 943। जी, 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था। अगर इसकी तुलना 2001 से करें तो तब ये 933 था। मतलब 10 अंकों का सुधार हुआ। हाँ, और इसमें भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है। ग्रामीण लिंगानुपात 949 था, जबकि शहरी 929। अच्छा, अगला सवाल पिछले सवाल जैसा ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? 1000.933, 1000.935, 1000.941 या 1000.943। और सही उत्तर है 1000.943। जी। और अगर हम इसकी तुलना दुनिया के औसत से करें तो विश्व का औसत लिंगानुपात लगभग 984 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। तो हम अभी भी वैश्विक औसत से पीछे हैं। हाँ, अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, थोड़ी सी गिरावट आई है, एकदम कमी आई है, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? इसका सही जवाब है थोड़ी सी वृद्धि हुई है। जी, जैसा हमने अभी बात की, 2001 में ये 933 था और 2011 में 943 हो गया। हाँ, तो ये 10 अंकों की वृद्धि एक सकारात्मक बदलाव है, और इसके पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहलों का भी योगदान हो सकता है। बिल्कुल। अब भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? विकल्प हैं बिहार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और सही उत्तर है केरल। जी, केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। वहां का आंकड़ा क्या है? 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। इसके पीछे उच्च महिला साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बड़े कारण हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में? पुडुचेरी, वहां भी लिंगानुपात 1037 के साथ सकारात्मक है। अच्छा, अगला सवाल भी इससे जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल? सही उत्तर है केरल। हाँ, महिलाओं के अनुकूल का मतलब यहाँ सकारात्मक लिंगानुपात से ही है। केरल के अलावा तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 और आंध्र प्रदेश का 993 भी राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। ठीक है, अब थोड़ा इतिहास में जाते हैं। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? विकल्प है 933, 927, 972, 904। सही उत्तर है 972। जी, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि 1901 में हमारा लिंगानुपात 972 था, जो 2011 के 943 से बेहतर था। तो मतलब आजादी के बाद गिरावट आई? हाँ, स्वतंत्रता के बाद के दशकों में इसमें गिरावट देखी गई, जो अब धीरे धीरे सुधर रही है। ठीक है, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी या गोवा? सही उत्तर है पुडुचेरी। जी, यहाँ सवाल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिलाकर रैंकिंग पूछी गई है। अच्छा, तो केरल 1084 के बाद दूसरा स्थान, पुडुचेरी 1037 का आता है। अगर सिर्फ राज्यों की बात करें तो केरल के बाद तमिलनाडु 996 है। समझ गई। अब सिक्के का दूसरा पहलू, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? मिजोरम, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर है हरियाणा। हाँ, हरियाणा का लिंगानुपात 879 था, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम? वो दमन और दीव था, जहाँ ये आंकड़ा सिर्फ 618 था। अब बात करते हैं बाल लिंगानुपात की। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919, 933, 945 या 972। सही उत्तर है 919। जी, और ये एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि 2001 में ये 927 था। मतलब समग्र लिंगानुपात तो बढ़ा, लेकिन बाल लिंगानुपात में गिरावट आई। ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश 972 में और सबसे कम हरियाणा 834 में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पहला कथन, केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। दूसरा, भारत में लिंगानुपात 943 हो गया है। तीसरा, चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है। चौथा, पुडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। जो कथन सही नहीं है वो है चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है। जी, ये कथन गलत है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में? दमन और दीव। चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818 है, जो बहुत कम तो है लेकिन सबसे कम नहीं। ठीक है, अब राज्यों के क्रम से जुड़ा एक सवाल।
राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। पहला विकल्प मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल। दूसरा केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तीसरा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। चौथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और सही आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल। जी, अगर हम आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश का 931 है, छत्तीसगढ़ का 991, तमिलनाडु का 996 और केरल का 1084। इससे क्रम बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हाँ। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात कहाँ मिलता है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई? सही उत्तर है मुंबई। जी, बड़े शहरों में अक्सर रोजगार के लिए पुरुषों का प्रवास ज्यादा होता है। अच्छा, इस वजह से लिंगानुपात बिगड़ जाता है? बिल्कुल, इसी वजह से मुंबई जैसे महानगरों में लिंगानुपात काफी प्रतिकूल मिलता है। ठीक है, चलिए अब शहरीकरण और ग्रामीण जनसंख्या पर आते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। जी, हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% आबादी ग्रामीण है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला? वो गोवा है। तो इसका मतलब भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा हुआ? हाँ, आपका अगला सवाल भी यही है। विकल्प है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। और सही उत्तर है गोवा। गोवा की 62% से ज्यादा आबादी शहरी है। प्रतिशत के हिसाब से गोवा टॉप पर है, लेकिन अगर कुल शहरी आबादी की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। अच्छा, ये एक जरूरी अंतर है। तो फिर 2011 की जनगणना में भारत ने ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 68.8%, 72.2%, 74.29% या 76.7%? सही उत्तर है 68.8%। जी, इसका मतलब ये हुआ कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% था। और अगर आप 2001 से तुलना करें तो पता चलता है कि शहरीकरण की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अब एक और क्रम वाला सवाल। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? राज्य है मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। इसमें कोई विकल्प नहीं है, सीधा क्रम बताना है। हाँ। तो सही क्रम होगा सबसे पहले गोवा, फिर मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और आखिर में गुजरात। क्या आप इनका प्रतिशत बता सकते हैं? जरूर। गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, महाराष्ट्र 45.2% और गुजरात 42.6%। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 23, 29, 35 या 53? सही उत्तर है 53। जी, इन शहरों को मिलियन प्लस सिटी या मेट्रोपॉलिटन शहर कहते हैं। और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है ना? बहुत तेजी से। 2001 में इनकी संख्या सिर्फ 35 थी। एक दशक में 18 नए शहर जुड़ गए। अगला सवाल, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है? विकल्प हैं गोवा, मिजोरम व तमिलनाडु। मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम या महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। सही क्रम है गोवा, मिजोरम व तमिलनाडु। जी, और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 97.5% और चंडीगढ़ 97.25% के साथ लगभग पूरी तरह से शहरी हैं। अब इन विकल्पों में से बताइए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि सवाल दिए गए विकल्पों में से पूछ रहा है। सही। इन चारों में महाराष्ट्र 45.2% के साथ सबसे अधिक नगरीकृत है। वैसे पूरे भारत में गोवा टॉप पर है। ठीक है, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल। इसका सही उत्तर है गोवा। जी, ये सीधा सवाल है। गोवा का पर्यटन आधारित विकास और उसका छोटा आकार दोनों ही इसके उच्च शहरीकरण में योगदान करते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.8%, 30.8%, 32.2% या 31.2%? सही उत्तर है 31.2%। जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 2011 में पहली बार ऐसा हुआ था क्या कि शहरी जनसंख्या में जो कुल वृद्धि हुई वो ग्रामीण जनसंख्या में हुई कुल वृद्धि से ज्यादा थी। ओह, ये तो भारत के शहरीकरण में एक बहुत बड़ा मोड़ है। बिल्कुल। तो नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक उच्च नगरीकृत देश, एक निम्न नगरीकृत देश, एक उच्च मध्यम नगरीकृत देश या एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश? सही उत्तर है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। हाँ, अगर हम इसकी तुलना चीन से करें जहां लगभग 60% शहरीकरण है, या विकसित देशों से जहां 80% से भी ज्यादा है, तो हम समझ सकते हैं कि हम इस श्रेणी में क्यों हैं। अगला सवाल, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 40 लाख से अधिक या 50 लाख से अधिक? सही उत्तर है 10 लाख से अधिक। जी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सभी भारत के कुछ प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहर हैं। और मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? 45 लाख से अधिक,
50 लाख से अधिक, 55 लाख से अधिक या 60 लाख से अधिक? सही उत्तर है 50 लाख से अधिक। जी। मेगालोपोलिस की अवधारणा थोड़ी अलग है। ये अक्सर कई शहरों के आपस में मिल जाने से बनता है। जैसे? भारत में मुंबई और दिल्ली को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। अच्छा, अब भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए कुछ मानक निर्धारित है। पहला, 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों। दूसरा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और तीसरा, उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। तो इनमें से कौन कौन से मानक जरूरी हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा या दूसरा और तीसरा? सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों मानक आवश्यक हैं। जी, ये असल में जनगणना शहर यानी सेंसस टाउन की परिभाषा है। इसके अलावा वो शहर भी होते हैं जहां नगरपालिका या निगम होता है, उन्हें वैधानिक शहर कहते हैं, चाहे वो इन मानदंडों को पूरा करें या नहीं करें। ठीक है, अब बताइए मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई। 12 से 22, 13 से 23, 35 से 53 या 38 से 58? सही उत्तर है 35 से 53। जी, मतलब एक दशक में 18 नए मेट्रो शहर जुड़ गए। जैसे कौन से शहर? इसमें कोझिकोड, रायपुर जैसे कई नए शहर शामिल हुए। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु का? सही उत्तर है महाराष्ट्र। जी, कुल शहरी आबादी के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां 5.08 करोड़ शहरी आबादी है। और महाराष्ट्र के बाद? उसके बाद उत्तर प्रदेश 4.44 करोड़ और फिर तमिलनाडु 3.49 करोड़ का स्थान है। ठीक है, अब एक और कथन वाला सवाल। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। दूसरा, भारत में नगरीय जनसंख्या का सांद्रण अपेक्षाकृत बड़े नगरों में हुआ है। तीसरा, कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास दर सदा बढ़ती गई है। चौथा, भारत के नगरीय समस्या में रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि मुख्य समस्याएं हैं। असत्य कथन है भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। जी, ये बिल्कुल गलत है। भारत में नगरीकरण बहुत असमान है। हाँ, ये हमने पहले भी देखा था। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़ में। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जी, अगर हम कुल संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में देश की सबसे अधिक जनजातीय आबादी रहती है। और मध्य प्रदेश के बाद? इसके बाद महाराष्ट्र और फिर ओडिशा का स्थान आता है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। और सही उत्तर है मिजोरम। जी, यहाँ पर प्रतिशत और कुल संख्या के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सही। मिजोरम की लगभग 94.4% आबादी अनुसूचित जनजाति है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में ये प्रतिशत सर्वाधिक है, लगभग 94.8%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? और विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या पंजाब। जी, तो इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश होगा। हाँ, और वो गलत भी नहीं है अगर हम कुल संख्या की बात करें। पहला अतिरिक्त तथ्य यही है कि हालांकि प्रतिशत पंजाब में सबसे ज्यादा है, लेकिन अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। अच्छा, ये संख्या और प्रतिशत का खेल है। बिल्कुल। दूसरा तथ्य, पूरे भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का योगदान 16.6% है। और तीसरा, पंजाब में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 31.9% है, जो देश में सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। हाँ, तो जैसा कि हमने अभी बात की, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन प्रतिशत के मामले में पंजाब। एक और फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है, जहाँ लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। जी। और इसके विपरीत अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। अच्छा, तो अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश। चलिए इसी पर अगला सवाल लेते हैं। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? और विकल्प हैं केरल, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। जी, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात लक्षद्वीप में है। ओह, लक्षद्वीप में, ये तो काफी दिलचस्प है। और भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान 8.6% है। एक और बात, कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और हरियाणा में कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। ठीक है, तो वापस अनुसूचित जाति पर आते हैं प्रतिशत के लिहाज से। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? विकल्प उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, पंजाब। जैसा कि हमने पहले ही सवाल में चर्चा की थी, इसका जवाब है पंजाब। हाँ, ये प्रतिशत वाला सवाल है। जी, ये सवाल प्रतिशत के बारे में है, जहां पंजाब सबसे आगे है। अगर सवाल सबसे बड़ी संख्या का होता तो जवाब उत्तर प्रदेश होता। सही। और पूरे देश में अनुसूचित जातियों का जो औसत अनुपात है वो 16.6% है।
चलिए अब यही सवाल अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है और विकल्प है मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय। हाँ, तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जी, और एक दिलचस्प बात यह है कि लक्षद्वीप साक्षरता के मामले में भी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे है। जैसा हमने पहले भी बताया, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है और भारत की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का हिस्सा 8.6% है। तो अगला सवाल इसी आंकड़े पर है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान है। विकल्प है 5.6%, 7.5%, 8.6% या 10.9%। इसका सही जवाब है 8.6%। 8.6%। जी, इसकी तुलना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान 16.6% है, जो लगभग 2 गुना है। और सबसे बड़ी जनजातीय आबादी, जैसा हमने कहा, मध्य प्रदेश राज्य में रहती है। ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी जनजातीय आबादी लक्षद्वीप में है। स्पष्ट है। अब अनुसूचित जाति का योगदान कितना है ये देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है। विकल्प है 8.2%, 15.2%, 16.6%, 24.7%। ये भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं। सही उत्तर है 16.6%। 16.6%। हाँ, ये आंकड़ा अनुसूचित जनजाति की आबादी के 8.6% के योगदान से काफी ज्यादा है। और इस 16.6% में से सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। सही। और राज्य की अपनी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में पंजाब में अनुसूचित जाति का अनुपात सबसे अधिक है। बहुत बढ़िया। अब विषय बदलते हैं और साक्षरता पर आते हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से या 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। इसका सही जवाब है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। अच्छा, तो 7 साल एक कट ऑफ है। जी, यही कारण है कि इसे प्रभावी साक्षरता दर कहा जाता है, क्योंकि ये उन लोगों को बाहर कर देता है जो पढ़ने और लिखने के लिए बहुत छोटे हैं। और इसी आयु वर्ग के आधार पर 2011 में भारत की औसत साक्षरता 73.0% थी। ठीक है। और ये गणना का एक मानक तरीका है जिसे जनगणना में उपयोग किया जाता है। तो अगला सवाल इसी औसत पर है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है। विकल्प 64.6%, 73.0%, 75.9% या 80.4%। सही जवाब है 73.0%। 73%। जी, ये राष्ट्रीय औसत है। कई राज्य इससे काफी ऊपर और काफी नीचे हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरला में है, जबकि सबसे कम बिहार में है। और उड़ीसा जैसे राज्य भी राष्ट्रीय औसत 73.0% से नीचे हैं। ठीक है। अगला सवाल थोड़ा अलग है। इसमें हमें गलत कथन को पहचानना है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है। दूसरा, 2001-2011 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तीसरा, भारत में साक्षरता दर 73.0% आकलित की गई है। और चौथा, केरल में 100% साक्षरता पाई गई है। इसमें जो कथन सत्य नहीं है वो है चौथा वाला, केरल में 100% साक्षरता पाई गई है। अच्छा, तो केरल में 100% साक्षरता नहीं है? नहीं। हालांकि केरल की साक्षरता दर देश में सर्वाधिक है, पर वो 100% नहीं है। असल में पूर्ण साक्षरता के लिए जो न्यूनतम मानदंड है वो 100% नहीं बल्कि 90% जनसंख्या का साक्षर होना है। ओके। और केरल की उच्च साक्षरता का एक प्रमुख कारण वहां की सुविकसित सामाजिक अवसंरचना है। तो आपने पूर्ण साक्षरता का मानदंड बताया। अगला सवाल उसी पर है। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? विकल्प 85%, 90%, 95% या 100%। जी, सही जवाब है 90%। 90%। हाँ, और इस मानदंड के अनुसार भी भारत का कोई भी राज्य 2011 तक पूर्ण साक्षर नहीं था। भारत का राष्ट्रीय औसत 73% था, जो इस लक्ष्य से काफी दूर है। और केरल और मिजोरम इस लक्ष्य के सबसे करीब के राज्य हैं। ठीक है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। इनमें से सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा। जी, राष्ट्रीय औसत 73.0% है और ओडिशा इससे नीचे था। वैसे देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। सही। और बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर भी देश में सबसे कम है। तो अब सबसे कम साक्षरता वाले राज्य पर ही सवाल है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी? विकल्प है ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका जवाब है बिहार। बिहार। जी, बिहार की साक्षरता दर 2011 में 61.8% थी, जो राष्ट्रीय औसत 73.0% से काफी कम है। बिहार में महिला साक्षरता की दर और भी कम, केवल 51.5% थी। इसलिए बिहार को भारत का सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसका उल्टा सवाल, मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? और हमारे विकल्प है मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही जवाब है केरल। जी,
और केरल के बाद दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य मिजोरम है। केरल में महिलाओं की साक्षरता दर भी देश में सबसे ऊंची है। और जैसा पहले बताया, केरल की उच्च साक्षरता का कारण वहां के सुविकसित सामाजिक अवसंरचना को माना जाता है। ठीक है, अब महिला साक्षरता पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? विकल्प बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या सिक्किम। इसका भी जवाब है बिहार। बिहार जी, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर मात्र 51.5% थी। बिहार की कुल साक्षरता दर भी देश में सबसे कम है। और इसके ठीक विपरीत केरल में महिलाओं की साक्षरता दर देश में सबसे अधिक है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? विकल्प है दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। यहाँ सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जी, ये वही है जहां जनजातीय अनुपात भी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प बात है कि लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात भी देश में सबसे अधिक है। अगर हम राज्यों की बात करें तो केरल में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। ये दिखाता है कि साक्षरता और सामाजिक विकास का एक गहरा संबंध है। अगला सवाल फिर से महिला साक्षरता पर है, लेकिन इस बार सबसे ऊंची दर के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम या पश्चिम बंगाल। इसका जवाब है केरल। केरल। जी, केरल की समग्र साक्षरता दर भी देश में सर्वोच्च है और दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य मिजोरम है। सही। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। ठीक है, अब बिहार की साक्षरता दर के आंकड़े पर एक सीधा सवाल। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है 47.00%, 54.16%, 60.32% या 61.8%। इसका सही उत्तर है 61.8%। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। 61.8%। जी, यह दर भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है और बिहार में महिला साक्षरता दर इससे भी कम, केवल 51.5% है, जबकि भारत का राष्ट्रीय साक्षरता औसत 73.0% है। तो अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? विकल्प है बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार। जी, सबसे कम साक्षरता दर का मतलब ही सर्वाधिक निरक्षरता है। बिहार की साक्षरता दर, जैसा हमने कहा, 61.8% है। ठीक है, और एक अतिरिक्त जानकारी, बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में भी राज्यों में पहले स्थान पर है। अच्छा। अब केरल की उच्च साक्षरता के कारण पर एक सवाल है। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, पिछड़ी जातियों की अनुपस्थिति, सुविकसित सामाजिक अवसंरचना या उच्च नगरीकृत समाज। इसका सबसे सटीक कारण है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। हाँ, इस अवसंरचना में स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच शामिल है। और इसी वजह से केरल में न केवल समग्र साक्षरता बल्कि महिला साक्षरता भी देश में सर्वोच्च है। सही। और केरल और मिजोरम भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं। चलिए, अगला सवाल इसी पर है। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य है महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं पंजाब, गुजरात एवं कर्नाटक या मिजोरम एवं केरल। इसका सही उत्तर है मिजोरम एवं केरल। मिजोरम और केरल। जी, इनमें केरल पहले स्थान पर और मिजोरम दूसरे स्थान पर है। मिजोरम में एक और तथ्य, ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत भी देश में सर्वाधिक है। अच्छा। और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। ठीक है, साक्षरता पर एक आखिरी सवाल। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? 5 वर्ष या उससे अधिक आयु, 6 वर्ष या उससे अधिक आयु, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु या 8 वर्ष या उससे अधिक आयु। इसका सही जवाब है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु। 7 वर्ष या उससे अधिक, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जी, यह एक मानक परिभाषा है ताकि आंकड़ों की तुलना की जा सके। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वाभाविक रूप से निरक्षर माना जाता है। और इसी आधार पर भारत की प्रभावी साक्षरता दर 73.0% है। चलिए, अब जनसंख्या और जनसांख्यिकी से जुड़े कुछ सवालों पर आते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? विकल्प हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा। ये योजना हरियाणा में चलाई जा रही है। हरियाणा? जी, और हरियाणा उन राज्यों में से है जहां कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। यह योजना भारत की जनसंख्या चुनौती को दर्शाती है, जो उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के चरण में है। हरियाणा जनसंख्या घनत्व के मामले में भी देश के अग्रणी राज्यों में से है। ठीक है, अगला सवाल धार्मिक जनसंख्या पर है। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा, मिजोरम, केरल या मणिपुर? इसका सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम। जी, और मिजोरम साक्षरता के मामले में भी देश में दूसरे स्थान पर है। यह दिखाता है कि भारत में धार्मिक और भाषाई विविधता कितनी व्यापक है। सही बात है। विकल्पों में दिए गए अन्य राज्यों जैसे गोवा और केरल में भी ईसाई आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन प्रतिशत मिजोरम में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला सवाल है जनांकीय संक्रमण मॉडल पर। जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर या उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर? भारत इस मॉडल के अनुसार उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर वाले चरण में है। उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। जी,
यही चरण जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है, क्योंकि मृत्यु दर तो चिकित्सा सुधारों के कारण कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रहती है। भारत की जनसंख्या इतिहास में 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, जिसके बाद जनसंख्या लगातार बढ़ी। परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव प्रजाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव प्रजाति का 28% जनसंख्या है? सही जवाब है संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। 17%? जी। और इस विशाल जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है, जहां लगभग 20 करोड़ लोग हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार राज्यों में पहले स्थान पर है। और यह आंकड़ा भारत की जनसंख्या चुनौती और संसाधनों पर दबाव को रेखांकित करता है। तो अब जनसंख्या घनत्व पर आते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में पहला, तीसरा, 8वां या 9वां? इसका सही जवाब है पहला। जी। बिहार केवल घनत्व में ही नहीं, बल्कि कुल जनसंख्या में भी तीसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। बिहार की अनुमानित आबादी 2011 में लगभग 10 करोड़ थी। और उच्च घनत्व के साथ साथ बिहार की साक्षरता दर देश में सबसे कम है। अब अगला सवाल बिहार की जनसंख्या के प्रतिशत पर है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.60%, 10.21%, 12.52% या 16.5%? सही उत्तर है 8.60%। 8.6%? जी। यह प्रतिशत लगभग 10 करोड़ की आबादी से आता है। इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 16.5% आबादी रहती है। ठीक है। और बिहार जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। तो 2011 में बिहार की आबादी कितनी थी? 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ या 14 करोड़? इसका सही जवाब है 10 करोड़। 10 करोड़? जी। यह आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ थी। और बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अब बिहार में महिला साक्षरता की दर पर एक सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? 47.0%, 51.5%, 53.2% या 61.8%? इसका सही उत्तर है 51.5%। 51.5%, जो कि बहुत कम है। जी। ये भारत के सभी राज्यों में सबसे कम महिला साक्षरता दर थी। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% थी, जो भी देश में सबसे कम है। सही। इसकी तुलना में केरल में महिला साक्षरता दर देश में सर्वाधिक है। ठीक है। अब देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य पर एक प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? विकल्प: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी। दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है और तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बिहार है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी देश में सर्वाधिक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक लिंगानुपात पर बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 964 महिलाएं या प्रति 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं? सही जवाब है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 943। जी। ये एक राष्ट्रीय औसत है और राज्यों के बीच इसमें काफी भिन्नता है। कम लिंगानुपात सामाजिक चुनौतियों का एक संकेतक है। बिल्कुल। और यह आंकड़ा जनगणना के महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों में से एक है। अगला सवाल भारत के जनसंख्या इतिहास पर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1951, 1991, 2001 या 1921? इसका सही जवाब है 1921। 1921। जी। 1921 से पहले भारत की जनसंख्या वृद्धि अनियमित थी, लेकिन इसके बाद यह लगातार बढ़ती गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी और उच्च जन्म दर का बना रहना था। और यही वो दौर है जिसे भारत का जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। ठीक है। अब शहरी जनसंख्या की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जी। महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। यहाँ मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरी केंद्र हैं जो इसकी कुल शहरी आबादी में योगदान करते हैं। सही। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कुल शहरी जनसंख्या की बात है, शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की नहीं। ठीक है। अब एक सवाल उन राज्यों पर जहां जनजातीय समुदाय नहीं है। निम्नलिखित में वो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली? इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली। जी। दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब भी ऐसे राज्य हैं जहां कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है और लक्षद्वीप में जनजातीय आबादी का अनुपात सबसे अधिक है। इसी तरह का एक और सवाल है। निम्नलिखित में वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है?
छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा। जी, जैसा कि पहले बताया गया, दिल्ली और पंजाब में भी कोई अधिसूचित जनजातीय समुदाय नहीं है। भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी का हिस्सा 8.6% है और इसके पड़ोसी राज्य पंजाब में अनुसूचित जाति का प्रतिशत देश में सर्वाधिक है। अब दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जी, पहला सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ओके। और तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बिहार है। ठीक है। और महाराष्ट्र में देश की सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या भी निवास करती है। तो अगला सवाल तीसरे सबसे बड़े राज्य पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार। जी, तो क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर बिहार। बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ है और ये जनसंख्या घनत्व में पहले स्थान पर है। और बिहार की साक्षरता दर देश में सबसे कम है। ठीक है। अब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? विकल्प है सिक्किम, मिजोरम, गोवा, मेघालय। इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम। जी, सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इसकी तुलना में भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 20 करोड़ के करीब है। ये भारत के राज्यों के बीच जनसंख्या के विशाल अंतर को दर्शाता है। सवाल जो जनसंख्या घनत्व के क्रम पर है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला है पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा। दूसरा तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। तीसरा पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। और चौथा हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। जी, इसमें जो सही अवरोही क्रम है वो है चौथा विकल्प, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और फिर महाराष्ट्र। हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। जी, और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल दिए गए विकल्पों में से क्रम है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। जनसंख्या घनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है। सही। और एक राज्य की कुल जनसंख्या अधिक हो सकती है, जैसे महाराष्ट्र की है, लेकिन उसका क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण घनत्व कम हो सकता है। भारत के जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनमें सबसे ज्यादा नगरीकृत मतलब सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कौन सा है? विकल्प है चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ये तो दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है इसका जवाब दिल्ली होना चाहिए। एकदम सही। सही उत्तर दिल्ली ही है। और देखिए, इसके पीछे के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, 2011 की जनगणना को देखें तो दिल्ली की लगभग 97.5% आबादी शहरी है। 97%? मतलब लगभग पूरी की पूरी दिल्ली ही शहरी है। बिल्कुल। और दिल्ली के ठीक बाद चंडीगढ़ का नंबर आता है। वैसे अगर राज्यों की बात करें तो गोवा सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है और हिमाचल प्रदेश सबसे कम। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं। भारत के राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और वहां घनत्व कितना कम है? बहुत ज्यादा कम। 2011 की जनगणना के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 17 लोग रहते हैं। सिर्फ 17? हाँ, सिर्फ 17। जबकि पूरे देश का औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सोचिए, सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां यह आंकड़ा 1106 है। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है। ये 4 शहर हैं, लुधियाना, कोची, सूरत और नागपुर। इनमें से कौन कौन से शहर 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले हैं? तो ये चारों ही शहर 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले हैं। चारों? हाँ, ये सभी। 2011 की जनगणना में भारत में मिलियन प्लस शहर मतलब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर कुल 53 थे। 53? और इनमें सबसे ज्यादा शहर किन राज्यों में थे? सबसे ज्यादा 10 लाख ही नगर उत्तर प्रदेश और केरल में थे, दोनों में 7-7। चलिए अब उस राज्य की बात करते हैं जहां ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश। हमने अभी बात की थी कि वो सबसे कम नगरीकृत है। बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% जनसंख्या गांव में रहती है। इसके बाद बिहार और असम का नंबर आता है। और इसका उल्टा देखें तो गोवा में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। अब एक सवाल उम्र को लेकर। भारत की आज की आबादी में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का प्रतिशत लगभग कितना है? 14-15%, 11-12%, 9-10% या 7-8%? इसका सही उत्तर है 7 से 8%। 7 से 8%? हाँ, हालांकि ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के आसपास का है। अब तो ये प्रतिशत बढ़कर 10% से भी ज्यादा हो गया। अच्छा। और देखिए, आबादी में बुजुर्गों का बढ़ता प्रतिशत एक तरह से अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का संकेत भी है। पर फिर भी भारत को युवा देश ही कहते हैं। अब एक नीति से जुड़ा सवाल। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस साल तक जनसंख्या स्थिरता मतलब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हासिल करने का हमारा लंबा लक्ष्य था? 2025, 2035,
2045 या 2055? इसका उत्तर है 2045। 2045। हाँ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस लक्ष्य को अब बदल दिया गया है। इसे संशोधित करके 2070 कर दिया गया है। ओहो, मतलब 25 साल और आगे। जी, जनसंख्या स्थिरता का मतलब होता है जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाएं। इस नीति का एक बड़ा मकसद टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR को 2.1 के लेवल पर लाना था। ठीक है, अगला सवाल। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इनमें से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? चंडीगढ़, मिजोरम, पुडुचेरी या सिक्किम? इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम। हाँ, 2011 में सिक्किम की जनसंख्या सिर्फ 6.1 लाख के करीब थी। ये भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों में? उनमें लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है और सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की है ही। अब साक्षरता की बात करते हैं। 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में वृद्धि दर कितनी रही? 8.2%, 12.6%, 14.3% या 15.5%? इसका उत्तर है 8.2%। 8.2%। जी, 2001 में भारत की साक्षरता दर थी 64.8%, जो 2011 में बढ़कर लगभग 73 या 74% हो गई। और इसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में कितना अंतर था? काफी अंतर था। 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर करीबन 81% थी और महिलाओं की सिर्फ 64.6%। केरल हमेशा की तरह सबसे साक्षर राज्य रहा और बिहार सबसे कम। अब वापस उत्तर प्रदेश पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 5, 7, 10 या 11? इसका सही उत्तर है 7। 7? हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, उत्तर प्रदेश और केरल दोनों राज्यों में 7-7 10 लाखी नगर थे 2011 में। और यूपी में कौन कौन से शहर हैं ये? इनमें कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, ये सब शामिल हैं। ठीक है, अब एक सवाल जनसंख्या वृद्धि दर पर है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दशक और वृद्धि दर। 1971-81 24.66%, 1981 91 23.87%, 1991 2001 21.54% और 2001-2011 19.05%। इसमें जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो आखिरी वाला है, 2001 से 2011 वाला। अच्छा, तो वो गलत क्यों है? क्योंकि 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 19.05% नहीं बल्कि 17.7% थी। 17.7%। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर 1961-71 के दशक में दर्ज की गई थी, जो 24.80% थी। उसके बाद से ये लगातार घट रही है। अब एक सवाल गरीबी पर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से ज्यादा गरीब किन 4 राज्यों में रहते हैं? इसके विकल्प थोड़े लंबे हैं, पर जो सही जवाब है वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार, यूपी, MP और उड़ीसा। जी, इन राज्यों को अक्सर बीमारू राज्यों के समूह में गिना जाता था, जिसमें राजस्थान भी शामिल था। ये ऐतिहासिक रूप से सामाजिक आर्थिक मामलों में पीछे रहे हैं। चलिए अगला सवाल। भारत में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार? इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार था। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। ठीक है, अगला सवाल फिर से मिलियन प्लस शहरों पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे कितने शहर थे? 29, 35, 39 या 53? इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं। सही उत्तर है 53। 53। जी, और सोचिए 1901 में सिर्फ एक ऐसा शहर था, कलकत्ता। 2001 में यह संख्या 35 हुई और 10 साल में ही बढ़कर 53 हो गई। ये बहुत तेज शहरीकरण दिखाता है। अब एक और सवाल जनसंख्या घनत्व पर। भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन कौन से हैं? तो अधिकतम घनत्व वाला राज्य है बिहार और न्यूनतम वाला है अरुणाचल प्रदेश। बिहार और अरुणाचल प्रदेश। हाँ, बिहार का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और अरुणाचल का सिर्फ 17। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लें तो दिल्ली का घनत्व सबसे ज्यादा है, 11,320। 11,000 से भी ज्यादा, बाप रे। अच्छा, जनगणना के हिसाब से 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं श्रेणी 2 शहर या क्लास 2 सिटी। श्रेणी 2 शहर। जी, जनगणना में शहरों को जनसंख्या के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1 लाख से ज्यादा वाले श्रेणी I में आते हैं। ठीक है, अब एक आसान सवाल। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? कोयम्बटूर, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या सेलम? इसका जवाब तो ज्यादातर लोगों को पता होगा, ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़। जी, इसका डिजाइन फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बुजिए ने तैयार किया था और ये शहर अपनी वास्तुकला और हरियाली के लिए बहुत मशहूर है। अब एक सवाल। भारत में जनसंख्या घनत्व के ट्रेंड पर क्या ये निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है या पहले बढ़ा और फिर घटा है? इसका सही उत्तर है ये निरंतर बढ़ा है। लगातार बढ़ा ही है। हाँ, लगातार। देखिए, 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व सिर्फ 117 था, 2001 में 325 हुआ और 2011 में बढ़कर 382 हो गया।
मतलब जमीन पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस दशक में पाई गई? 1961-71 में, 1971-81 में, 1981-91 में या 1991-2001 में? इसका जवाब है 1971-81 के दशक में। 1971 से 81 के बीच। जी, इस दशक में शहरी जनसंख्या में 46.14% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई थी। और इसकी वजह क्या थी? इसकी मुख्य वजह थी औद्योगिकीकरण और गांवों से शहरों की तरफ पलायन। अच्छा, और नगरीकरण से समाज पर क्या असर पड़ता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं या सिर्फ जन्म दर घटी है या दोनों बढ़ी हैं? इसका सही जवाब है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। दोनों घटी हैं? हाँ, शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर घटती है और शिक्षा व जागरूकता बढ़ने से लोग छोटे परिवार अपनाते हैं, जिससे जन्म दर भी घटती है। इसे जनसांख्यिकीय संक्रमण भी कहते हैं। अब जनजातीय जनसंख्या पर आते हैं। भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? असम त्रिपुरा में, केरल तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जी, अगर कुल संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप और मिजोरम सबसे आगे हैं। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा जटिल है। इन राज्यों को नगरीकरण के हिसाब से घटते हुए क्रम में लगाना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही क्रम होगा सबसे पहले तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और आखिर में पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु सबसे पहले, गोवा के बाद। बड़े राज्यों में हाँ, 2011 में तमिलनाडु का नगरीकरण प्रतिशत लगभग 48.4% था, जबकि महाराष्ट्र का 45.2% और गुजरात का 42.6% था। चलिए अब वापस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर। हमने बात की थी कि जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य 2045 से बढ़ा दिया गया है, तो इसे बढ़ाकर कितना किया गया है? 2055, 2060, 2065 या 2070? जैसा हमने पहले बताया था, ये लक्ष्य बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। 2070। जी, और इसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में धीमी प्रगति और टोटल फर्टिलिटी रेट का अपेक्षित गति से कम न होना है। अच्छा, भारत में नगरीय केंद्रों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 4, 7, 5 या 6? इसका सही उत्तर है 6। 6 श्रेणियों में। जी, जनसंख्या के आकार के आधार पर श्रेणी आई से लेकर श्रेणी वी तक। ठीक है, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। इनमें से कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई भी जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है? केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब। हाँ, पंजाब। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में भी कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है। ये तो काफी रोचक जानकारी है। अच्छा, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि किस दौर से गुजर रही है? स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास या निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर? इसका सही उत्तर है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बढ़ने की जो रफ्तार है, जो प्रतिशत है, वो घट रहा है। ये जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का तीसरा चरण है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 20.8, 25.7, 27.3 या 31.2? इसका उत्तर है 31.2%। 31.2%? जी, 2001 में ये 27.8% था। ये दिखाता है कि शहरीकरण कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2011 में भारत के लगभग 37.7 करोड़ लोग शहरों में रहते थे। अब एक ऐतिहासिक सवाल, जनसंख्या के संदर्भ में किस एक साल को महान विभाजन का वर्ष या द ग्रेट डिवाइड कहा गया है? 1911, 1921, 1941 या 1951? सही उत्तर है 1921। 1921। ऐसा क्यों? क्योंकि 1921 से पहले भारत की जनसंख्या वृद्धि बहुत अस्थिर थी, कभी बढ़ती कभी घटती। 1911 से 21 के दशक में तो अकाल और स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी के कारण जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। अच्छा। हाँ, और 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही रही है, इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब ये 2001 की जनगणना से सवाल है, इन 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? कानपुर, लखनऊ, आगरा या वाराणसी? इसका उत्तर है वाराणसी। वाराणसी। जी। 2001 में इन चारों में वाराणसी की जनसंख्या सबसे कम थी और 2011 में भी यही स्थिति थी। अगला सवाल फिर से क्रम में लगाने वाला है। 2011 की जनगणना के आधार पर इन राज्यों और संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में लगाइए। पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम। तो इसका सही अवरोही क्रम होगा पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर मिजोरम और सबसे अंत में सिक्किम। पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम। जी, 2011 में पुडुचेरी की जनसंख्या लगभग 12.4 लाख थी, चंडीगढ़ की 10.5 लाख, मिजोरम की 10.9 लाख और सिक्किम की सबसे कम 6.1 लाख। अब साक्षरता पर एक और सवाल। 2011 की जनगणना के आधार पर इन राज्यों को साक्षरता के घटते क्रम में लगाइए। केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। इसका सही क्रम है सबसे पहले केरल, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर मणिपुर। केरल, हिमाचल प्रदेश,
तमिलनाडु, मणिपुर। जी, केरल की साक्षरता दर तो सबसे ज्यादा 94% है, हिमाचल प्रदेश की 82.8%, तमिलनाडु की 80.1% और मणिपुर की लगभग 79.2% थी। अगला सवाल लिंग अनुपात पर। इनमें से किस एक संघ शासित क्षेत्र में लिंगानुपात 1000 से ऊपर है? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप? इसका सही उत्तर है पुडुचेरी। पुडुचेरी। हाँ, 2011 की जनगणना में पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 था, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है 1084। एक सवाल जो हम पहले भी छू चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? 37 करोड़, 33 करोड़, 35 करोड़ या 39 करोड़? इसका उत्तर है लगभग 37 करोड़। 37 करोड़? जी, सही आंकड़ा 37.7 करोड़ था, जो भारत की कुल 121 करोड़ की आबादी का 31.2% था। अब एक सवाल महिला साक्षरता पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा या मेघालय? केरल के बाद दूसरा स्थान है मिजोरम का। मिजोरम। जी, केरल में महिला साक्षरता दर 92.1% है, जो देश में सबसे ज्यादा है, और मिजोरम में यह है 89.3% थी, जो दूसरे स्थान पर थी। अब प्रवास या माइग्रेशन पर एक सवाल। गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं? अंतर्राज्य प्रवास, अंतराराज्य प्रवास, चरणवार प्रवास या मजबूरन प्रवास? इसे कहते हैं चरणवार प्रवास या स्टेप वाइज माइग्रेशन। चरणवार प्रवास। जी, इसमें व्यक्ति सीधे बड़े शहर नहीं जाता, बल्कि छोटे छोटे शहरी केंद्रों से होते हुए आगे बढ़ता है। चलिए, अब आखिरी सवाल। जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? 27 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष या 30 वर्ष? इसका सही उत्तर है 29 वर्ष। 29 वर्ष। जी, इसका मतलब है कि भारत की आधी आबादी 29 साल से कम उम्र की थी। इसी को जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और अब एक प्रश्न आप सबके लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? अपना उत्तर नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज हमने भारत के जनसांख्यिकीय संकेतक और जनगणना आंकड़ों से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।